नमस्कार साथियों। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में मैं रमेश प्रजापति व्याख्याता संस्कृत आपका पुनः एक बार नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आज यहाँ विस्तार से हम चर्चा करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है। टॉपिक सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हर एग्ज़ाम में संस्कृत भर्ती से जितनी भी जो एग्ज़ाम होते हैं संस्कृत से रिलेटेड, उन सभी भर्तियों में 10 से 15 प्रश्न यानी 10 प्लस प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है संधि। इस संधि टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना, यदि हम उसको अच्छे से यदि हम उसका अध्ययन करते हैं, अच्छे से उसको पढ़ते हैं, तो उसका जवाब देना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है। प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम विस्तार से टॉपिक के साथ यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। संधि के जो सूत्र हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हर परीक्षा में जहाँ भी संधि के टॉपिक को शामिल किया जाता है, जिस भी सिलेबस में, जिस भी पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम से 10 प्लस प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो संधि संस्कृत में हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक की भूमिका, उसका जो परिचय है वो हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम भूमिका, कोई भी हम पुस्तक पढ़ते हैं, किसी भी विषय की हम कोई बुक लेकर आते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि उससे पहले 10 या 15 जो पेज होते हैं, 2 या 4 पेज होते हैं, वो भूमिका के होते हैं। यदि हम किसी पुस्तक को बिना भूमिका के पढ़ते हैं तो उतना जो नॉलेज है, उतनी जो जानकारी है हमें प्राप्त नहीं होती है जितनी जानकारी यदि हम उस बुक को भूमिका के साथ पढ़ने से हमें जानकारी होती है। तो हम भी इसी तरह से, जैसे संज्ञा प्रकरण हमने पढ़ा था तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में आपको विस्तार से बताए थे, उसी तरह से संधि यदि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम संधि के बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आज की क्लास में जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं वो टॉपिक है संधि की भूमिका या संधि का परिचय। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हमारा टॉपिक है संधि, और संधि में भी आज के वीडियो में हम भूमिका और इसका जो परिचय है सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भूमिका और परिचय के बारे में चर्चा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, भेद हैं, उपभेद हैं, फिर बहुत सारे उनमें भी सूत्र हैं। तो सभी की चर्चा करने से पहले आज के इस वीडियो में हर बात को हम खोल खोल कर आपके सामने रखेंगे, ताकि जब हम संधि के भेद पढ़ें, उपभेद पढ़े, उदाहरण पढ़े, संधि विच्छेद पढ़े, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने शब्द है संधि। तो सबसे पहले हम इसी का परिचय लेते हैं। तो कोई भी संस्कृत में शब्द होता है, उसकी एक निश्चित रचना होती है और उस रचना को हम व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति से तात्पर्य हमारा है कि वो जो शब्द है वो किस तरह से निर्मित हुआ है, कौन कौन से घटक उस शब्द में शामिल हैं, उसकी भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इसके घटक देखते हैं, व्युत्पत्ति देखते हैं। तो संधि जो शब्द है, इसमें उपसर्ग की बात करें तो सम उपसर्ग है, धातु की बात करें धा धातु है, और प्रत्यय की बात करें तो की प्रत्यय है। तो इस तरह से 3 घटकों से मिलकर ये संधि शब्द बना है। सम उपसर्ग है, जरूरी नहीं है कि संस्कृत के हर शब्द में उपसर्ग हो, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है। लेकिन किसी भी शब्द की हम व्युत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें धातु अवश्य होती है। शब्द रूप भी हम पढ़ते हैं तो जो शब्द बनता है, जैसे राम शब्द हम पढ़ेंगे तो उसमें भी धातु है, रम धातु। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ जो शब्द हैं वो धातु से निर्मित होते हैं, और लास्ट में कोई ना कोई प्रत्यय होता है। तो इस तरह से सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। तो सबसे पहली जो आज की जो जानकारी है वो हमें याद रखनी है कि संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, की प्रत्यय है, संधि शब्द में कौन सी धातु है, धा धातु है, और संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। तो इस तरह से सम, धा और की, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने शब्द निकलकर संधि। एक बात मैं आपसे, एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये बताऊंगा कि आज के इस वीडियो में मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए यहाँ पर छोड़ूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक था संज्ञा प्रकरण, उसको बहुत ही डिटेल से 7 वीडियो में डिवाइड करके हमने उसको पढ़ा है।
उसी से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आता है तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो की प्रत्यय है इसमें कै की इत संज्ञा होने के बाद हमारे सामने जो वर्ण बचता है वो बचता है ई। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर जो की जो इत संज्ञा हुई है वो कौन से सूत्र से हुई है। जो हमने इत संज्ञा के 6 सूत्र पढ़े थे कि कौन से वर्ण की इत संज्ञा कौन सा वर्ण करता है, तो उनमें से आपको सूत्र को बताना है कि की प्रत्यय में कै की जो इत संज्ञा है वो कौन से सूत्र से हुई है। तो यहाँ पर ई शेष रहता है, इसीलिए संधि में हमें छोटा ई दिखाई देता है। धा धातु में जो है वो आ का लोप हो जाता है और यहाँ पर जो सम के बाद जो न दिख रहा है वो मैं की जगह न हुआ था। किस तरह से हुआ था ये भी एक संधि का ही विषय है। तो हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे तो इस संधि की भी संधि करके आपको वहां पर बताएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि की प्रत्यय में कै की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है। तो सबसे पहला जो बिंदु था वो था इसकी व्युत्पत्ति। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है इसकी परिभाषा। परिभाषा हम देखते हैं। तो परिभाषा से पहले एक बिंदु और आपको और याद रखना है कि जो संधि शब्द है वो संस्कृत की बात करें तो पुल्लिंग शब्द है। मित्रों, पुल्लिंग शब्द है। किस तरह से ये बताना आपको इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ आता है। जैसे एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं कि इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। जैसे ये क्वेश्चन आपके हिंदी में आता है तो वहां पर लिखा हुआ आता है कि इति प्लस आदि, इसमें कौन सी संधि है। ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि कौन सा संधि है। कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग को बताता है, कौन सी शब्द है जो स्त्रीलिंग को बताता है। तो हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि हुई है। तो हुई है जो शब्द है वो हमें बताता है कि स्त्रीलिंग है। और इसी हिंदी के वाक्यों से हम कंफ्यूज होकर के, और कई परीक्षा में ये छोटा सा एक प्रश्न पूछ लेता है कि जो संधि, खुद जो संधि शब्द है इसमें कौन सा लिंग है। तो हमें संस्कृत में याद रखना है कि संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। और संस्कृत से यदि प्रश्न पूछेगा तो इति प्लस आदि इत्यत्र कह संधि, ऐसे वो प्रश्न पूछता है। कोई भी संधि यदि वो करवाएगा, विच्छेद देकर के संधि कार्य यदि वो करवाता है तो वहां पर कै शब्द देता है। और जो कै शब्द है वो किम शब्दों का पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन है। यदि संस्कृत में भी ये स्त्रीलिंग होता तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनता, इत्यत्र का संधि। तो साथियों ध्यान रखना है, रट लेना है कि जो संधि शब्द है उसमें स्वयं संधि शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। हिंदी वाक्यों को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी संधि हुई है या फिर कौन सी संधि होती है। तो इस तरह से होती है, हुई है, जो स्त्रीलिंग जो सूचक शब्द हैं हिंदी में, उनको हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो संधि शब्द है वो संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। तो अब हम बात करते हैं, व्युत्पत्ति हो गई हमारे सामने सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय। अगला जो बिंदु था वो था इसकी परिभाषा कि संधि जो है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो संधि से ही हम लेते हैं एक परिभाषा कि संधानम, संधि की जो संधान है उसे ही हम संधि कहते हैं। पुनः प्रश्न आता है कि संधानम किम। तो संधान का मतलब होता है जोड़ना, संगठन करना। तो पुनः एक सरल परिभाषा निकल कर आती है कि वर्णानाम योजनम अथवा मेलनम संधि, कि वर्णों को जोड़ना या मिलाना ही क्या है, संधि। पुनः प्रश्न आता है कि कति वर्णानाम। तो फिर एक सरल जो लास्ट परिभाषा निकल कर आती है वो आती है कि द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि। संधि
धा धातु थी, संधान शब्द था, तो संधानम संधि, तो सबसे पहले आता है कि जोड़ना संधि है, मिलाना ही संधि है। किसको मिलाना संधि है? तो वर्णा नाम योजनम मेलनम संधि, वर्णों को मिलाना संधि है। तो कितने वर्णों को मिलाना संधि है? तो द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि, कि दो वर्णों को मिलाना संधि है। तो संधि की जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है कि संस्कृत में द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि, षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन, द्वयोः यानी दो, वर्ण यानी वर्णों का, तो दो वर्णों का जो मेल है, जो जोड़ना है, वो संधि है। कहीं कहीं पर परिभाषा देखने को मिलती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब हमारे सामने एक नई चीज निकल कर आती है कि दो वर्णों को तो यदि हम मिला रहे हैं, बात ठीक है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के जोड़ने को, संगठन को हम संधि कहते हैं, तो ये विकार क्या है? तो विकार का मतलब है रूप परिवर्तन। विकार से तात्पर्य है परिवर्तन, कि वर्ण के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम विकार कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय, संधि शब्द में लिंग पुल्लिंग। उसके बाद इसकी जो परिभाषा है वो देखिए कि संधानम संधि, कि संधान करना ही संधि है। किसका संधान करना? वर्णों का संधान करना, वर्णों का मिलान करना संधि है। और फिर आता है कितने वर्णों का? तो द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि। उसके बाद आता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा भूमिका में, तो उन उदाहरणों में आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी संधि है, कौन से सूत्र से हुई है, सिर्फ भूमिका में समझना है। विकार को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, अच संधि को समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, हल संधि को समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। तो उसमें ये नहीं देखना है कि किस सूत्र से हुआ, क्यों हुआ है, सिर्फ उसको समझने के लिए। जैसे विकार को समझाने के लिए कोई उदाहरण है, जैसे गण धन ईशः, गण धन ईशः। तो जो गण शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है जो ण में मिला हुआ है वो है अ, कि इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी भी व्यंजन से हम यदि स्वर को यदि बाहर निकाल लेते हैं तो उसे हम हलंत कहते हैं, हलंत उसको कर देते हैं। और जो हलंत जो वर्ण होता है वो अर्धमात्रिक कहलाता है, अर्धमात्रिक। क्योंकि हमने एक संज्ञा पढ़ी थी, संयोग संज्ञा, हलो अनंतरा संयोग, तो वहां पर बताया भी था कि संयोग का मतलब है कि यदि दो हल वर्णों के बीच में आधी मात्रा से अधिक उच्चारण काल के उच्चारण का व्यवधान नहीं हो तो उसे हम संयोग संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह से हलंत वर्ण के बाद दूसरा यदि हल आ जाता है, व्यंजन आ जाता है, तो अर्ध मात्रा का जो व्यवधान काल उससे अधिक नहीं होने के कारण उनका हम संयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गण की, विकार की, तो गण में से अ यहाँ पर हमने बाहर निकाला है, और ईशः का जो ईश है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ और ई मिलकर के और यहाँ पर हो जाता है ए। तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन, ये नहीं समझना है स्वर संधि का कौन सा। यहाँ पर सिर्फ विकार को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण है ए और ई, वर्ण वर्ण शब्द बार बार आ रहा है, तो एक लाइन हमें अवश्य याद रखनी है कि जो संधि है मित्रों, जो संधि है वो वर्णों का विषय है। किसका विषय है? वर्णों का विषय है। वर्णों का विषय से तात्पर्य है कि पूरा जो संधि प्रकरण है वो वर्णों पर आधारित होने के कारण संधि जो है वो वर्णों का विषय है। वर्णों का विषय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे समास। तो समास में हम पदों की बात करेंगे, पद अर्थात सुप्तिंगंतम पदम, कि जो सुबंत है तिगंत उनको पद कहते हैं, और हिंदी में हम बात करें तो पदों को हम शब्द कहते हैं। तो जो समास है वो शब्दों का विषय है,
उसके बाद में हम कारक पढ़ेंगे। कारक जो है वो वाक्यों का विषय है, लेकिन जो संधि शब्द है वो वर्णों का विषय है। इसीलिए हमने परिभाषा में पढ़ा है कि वर्णानाम संधानम संधि, कि वर्णों के संधान को संधि कहते हैं, कि दो वर्ण जहां पर मिल जाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। उसके बाद में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि मिलने के बाद में विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए उदाहरण दिया है गणेश। तो यहाँ पर ए है, इधर ई है, हमारे पास दो वर्ण है और दोनों मिलते हैं तो ए बनते हैं। ए बनने के बाद में आपने देखा कि इन दोनों के रूप में परिवर्तन होकर के, विकार होकर के ए बनता है। तो इसी चीज को वहां पर विकार कहा है। तो साथियों, दूसरी चीज तो ध्यान रखनी है परिभाषा में कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, या फिर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहां तक जो बातें थी वो हमने यहाँ पर बताई है। विकार है वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रूप परिवर्तन वहां पर अवश्य होता है। तो परिभाषा, व्युत्पत्ति, उदाहरण, संधि शब्द में आपको लिंग, किसका विषय है, वर्णों का विषय है, क्यों है, सारी चीजें आपको बता दी है। नई चीज जो निकल कर आती है, जैसे यहाँ पर मैंने गणेश उदाहरण लिखा था, इसी तरह धन ईशः। तो यहाँ पर देखते हैं मैं में आ है और वही ईश का ई है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ भी दो वर्ण है, इनका भी जब हम मेल करेंगे तो विकार होगा, उसी विकार को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर नई चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो वर्ण है। जो पहला जो वर्ण है इसको हम पूर्व कहते हैं और इसको हम कहते हैं पर। ये दोनों शब्द आपको काम आएंगे जब हम संधि पढ़ेंगे। तो विस्तार से जब हम संधि पढ़ेंगे तो पूर्व और पर, ये दो शब्द बार बार वहां पर रिपीट होंगे। तो भूमिका का मतलब यही है, भूमिका का अलग वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हम जब संधि पढ़ें तो संधि में जो भी चीजें आए वो आपको वहां पर याद आ जाए कि भूमिका में हमने इसके बारे में ये पढ़ा था। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो पहला जो वर्ण है इसको पूर्व वर्ण कहते हैं, बाद का जो वर्ण है इसको पर वर्ण कहते हैं, और वर्ण है इसीलिए संधि वर्णों का विषय है। तो प्रश्न पूछे कि संधि कस्य विषय, केशाम विषय, तो संधि वर्णस्य विषय, संधि वर्णानाम विषय, कि संधि जो है वो वर्णों का विषय है। संधि शब्द एक बार पुनः याद दिला रहा हूँ, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि संस्कृत में जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है अत्र कः संधि, ऐसा नहीं पूछा जाता का संधि। हिंदी में जो संधि शब्द है वो स्त्रीलिंग है, वहाँ ये लिखा हुआ नहीं आता है कि यहाँ कौन सा संधि हुआ है, वहाँ लिखा हुआ आता है कौन सी संधि हुई है। तो यहाँ तक बात मैंने जो बताई है मुझे लगता है बिल्कुल जो हर बात आपके यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है भेद, क्योंकि सारी जो चीज है मैं आपको सबसे पहले उसकी व्युत्पत्ति, उसके बाद उसकी परिभाषा, उसके बाद उसके जो भेद हैं उन पर हर टॉपिक, चाहे कोई सा ही टॉपिक होगा, वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं संधि के भेद। भेदों को यहाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, भेद अलग अलग हम वीडियो में उनको पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ भेदों को समझाने की बात हो रही है। भूमिका में सिर्फ हम संधि के बारे में जितनी जो पूर्व जानकारी है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो संधि के भेदों में हम देखते हैं तो संधि के मुख्यतया तीन भेद हमें मिलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप कोई किताब पढ़ेंगे वहाँ पांच भी मिलेंगे, वो पांच का जो कारण है, तीन का जो कारण है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर हम तीन ही भेदों की यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि मुख्य भेद तीन है। तो सबसे पहला जो भेद है वो है अच संधि। कौन सी संधि? अच संधि। मैंने एक प्रश्न आपको लिए छोड़ा है कि संधि में जो की प्रत्यय है उसमें जो कै की इत संज्ञा हुई है वो कौन से इत संज्ञक सूत्र से हुई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको अवश्य बताना है, और ये भी बताना है कि ये सूत्र कै में क्यों वहां पर लागू हुआ था, कारण सहित आपको वहां पर बताना है। तो अच संधि हमने संज्ञा प्रकरण में अच पढ़ा था कि ऐसे लेकर माहेश्वर सूत्रों में जो च है वहां तक के जो वर्ण है वो स्वर कहलाते हैं। 9 इसमें वर्ण आते हैं, ऐसे लेकर च तक ए ई उ रील री ए ओ आई और औ, ये जो 9 वर्ण हैं वो अच कहलाते हैं। अचों को ही हम परिभाषा में पढ़े थे अचा स्वरः, कि अचों को स्वर कहते हैं, इसीलिए इस संधि का एक अन्य नाम है स्वर संधि।
तो अच संधि भी इसको हम कह सकते हैं और स्वर संधि भी इसको हम कह सकते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे लेकर चै तक जो वर्णों में जो संधि होगी इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। स्वर संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि अचों को ही हम स्वर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्वर संधि। दूसरा जो इसका भेद है वो है हल संधि। जैसे ऊपर हमने परिभाषा पढ़ी कि हल का मतलब है कि है से लेकर माहेश्वर सूत्रों में लय तक जो 33 वर्ण है वो व्यंजन कहलाते हैं, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम हल संधि का भी वो है व्यंजन संधि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच संधि यानी स्वर संधि, क्योंकि अच में जो 9 वर्ण है वो स्वर कहलाते हैं, और हल संधि जो 33 वर्ण है वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही यहाँ पर प्रत्याहार है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अच और हल दोनों जो प्रत्याहार हैं, हल के अंतर्गत व्यंजन आते हैं, अच के अंतर्गत स्वर आते हैं, इसलिए इनका जो अन्य नाम है वो है स्वर संधि और व्यंजन संधि। तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। इसका एक ही नाम है और वो है विसर्ग संधि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 3 हैं वो मुख्य भेद हैं, अच संधि, हल संधि और व्यंजन संधि। 5 भेदों की मैं बात कर रहा था, तो 5 भेदों में जो यहाँ पर एक भेद है वो है प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव जो संधि है उसका जो समावेश है वो किसके अंतर्गत कर लिया गया है? तो उसका जो समावेश है वो अच संधि के अंतर्गत कर लिया गया है। इसी तरह से विसर्ग का एक भेद है, जो सत्व आदि जो भेद है उसके आधार पर एक भेद बनाया गया है, उसका जो समावेश है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत कर लिया गया है। लेकिन जो प्रकृति भाव संधि है उसको हम अच संधि के अंतर्गत ही वहां पर पढ़ेंगे और आपको बता देंगे कि इसको कहीं कहीं पर अलग भेद भी माना गया है। दूसरी जो हल संधि है वो एक ही है, और विसर्ग संधि के भी जो 2 भेद हैं उसको भी हम विसर्ग संधि के अंतर्गत सारे सूत्रों को हम पढ़ेंगे और वहां पर आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सी बुक में इसको अलग भेद माना गया है। तो यहाँ पर संधि की परिभाषा व्युत्पत्ति पढ़ने के बाद दूसरा जो बिंदु हमने लिया था वो था संधि का भेद। अब ये जो भेद हैं इनके बारे में भी हमें, इनका जो नामकरण है उसके पीछे की जो कहानी है, जो रीजन है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो भेद था वो था अच संधि, और इसी का जो दूसरा नाम लिखा था वो था स्वर संधि। इस वीडियो को देखने के बाद में संधि से रिलेटेड जो बिंदु हैं वो शायद ही आपको याद ना हो, क्योंकि सारे बिंदु, एक एक बिंदु को मैंने बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि संधि वर्णों का विषय है, तो अच संधि क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ण होते हैं, पूर्व और पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि पूर्व जो वर्ण है वो क्या हो? अच हो, और जो पर वर्ण हो वो भी क्या हो? अच हो। तो बराबर यहाँ पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी या फिर अच संधि होगी। कुछ भी हम कह सकते हैं, स्वर संधि और अच संधि। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है कि अच संधि कहाँ होगी और अच संधि की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, जो स्थिति है वो क्या होगी कि जो धन का जो चिन्ह है, धन यहाँ पर केवल जोड़ने के लिए लगाया जाता है, शब्द के बाद शब्द भी आ जाए तो भी हमें संधि करनी है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पूर्व जो वर्ण है वो भी अब स्वर होना चाहिए, अच होना चाहिए, और पर वर्ण भी हमारा अच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। दूसरी जो चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वर्ण परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो परिवर्तन को हम विकार भी कहते हैं, विकृति भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि स्वर संधि में जो विकार होगा वो किस में होगा? स्वर में विकार होगा। ध्यान रखना है, किस में विकार होगा? स्वर में। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए अ और या भी क्या है? आ है, ए है या आ है, तो दोनों जो मिलकर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाते हैं आ, दीर्घ संधि। पहले ही बता चुका, यहाँ संधि के भेद हमें याद नहीं रखना है, संधि का सूत्र हमें ध्यान रखना, केवल मैं अच संधि को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी के संदर्भ में मैंने सूत्र दिया है कि यदि ए इधर है या ए या आ इधर है तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो विकार हुआ है वो किसके स्थान पर हुआ है? स्वरों के स्थान पर हुआ है।
इसीलिए इसको हम स्वर संधि कहते हैं। कई जो छात्र हैं, कई जो साथी हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वरों के मिलने से केवल स्वर ही प्राप्त हो तभी स्वर संधि है। तो ये आपकी गलत धारणा है। जरूरी नहीं है कि स्वरों के मिलने से जो विकार हो वो स्वर ही हो। ऐसी यदि हम परिभाषा करेंगे तो हमारी यण अयादि जो संधि है वो स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक उदाहरण है प्रति प्लस एकम। तो प्रति में हमारा ई है और एकम में हमारा ए है। तो हम पढ़ते हैं कि ई उ रील री ये चार जो वर्ण है, इनके बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो क्रमशः य व र ल ये चार वर्ण हो जाते हैं यण संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई के स्थान पर जो वर्ण होगा वो होगा य। तो साथियों, अब मुझे बताइए कि ई के स्थान पर स्वर हुआ है या फिर व्यंजन हल हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ई के स्थान पर जो वर्ण हमारे सामने आया वो यह, और यह एक क्या है, हल है। तो यहाँ पर यदि आप ये परिभाषा करेंगे कि स्वरों में मिलने से स्वर ही विकार होगा तभी स्वर संधि होगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि स्वरों में विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद परिणाम चाहे अच आए, जैसे यहाँ पर हमारे सामने विकार जो परिणाम आया था वो अच आया था, और यहाँ पर विकार होने से हमारे पास जो परिणाम आया है वो हल आया है। लेकिन जो विकार है वो किसके स्थान पर हुआ था? यहाँ भी स्वर के स्थान पर विकार हुआ था और यहाँ भी स्वर के स्थान पर विकार हुआ है। तो हमें परिभाषा में सिर्फ ये याद रखना है कि विकार जिस वर्ण के स्थान पर हो रहा है उसे ही हम उस संधि के नाम से जानते हैं। यदि हमारा विकार स्वर या अच के स्थान पर हुआ है तो अच संधि होगी। यदि हमारा विकार हल या व्यंजन के स्थान पर हुआ है तो हल संधि होगी। यदि हमारा विकार विसर्ग के स्थान पर हुआ है तो हमारी विसर्ग संधि होगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको जो डाउट था वो क्लियर किया है कि जो विकार है वो स्वर भी हो सकता है और विकार व्यंजन भी हो सकता है। तो अच संधि मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि इसे अच संधि क्यों कहते हैं और विकार हमारे सामने कैसे आए, तो हमें इसकी परिभाषा करनी है। सारे जो आज तक जो डाउट थे, जो बिंदु थे, जो मैंने क्लियर कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि संधि आज ही आप लोग पढ़ रहे हैं। संधि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा क्लियर करने का, क्योंकि संधि एक नया विषय नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। छठी सातवीं क्लास से हम छोटी से छोटी क्लास में संधि को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम परीक्षा या प्रतियोगी तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों की हमें वहाँ पर जरूरत पड़ती है। दूसरे भेद की तरफ हम चलते हैं। तो जो दूसरा भेद है वो है हल संधि, और इसी का जो अन्य नाम था वो था व्यंजन संधि। हल संधि या व्यंजन संधि एक ही के नाम है, क्योंकि हलों को ही व्यंजन कहते हैं। तो बात मैं क्लियर कर ही चुका हूं, वर्णों का विषय है। तो हल संधि वहां होगी जहां पर विकार किस में होगा? हल में विकार होगा। यहां पर पूर्व और पर वर्ण की हम बात करें तो स्वर संधि में हमने देखा था कि यहां भी स्वर होना चाहिए और पर में भी स्वर होना चाहिए, तभी स्वर संधि होगी। लेकिन हल संधि में ये जो कंडीशन है वो बदल जाती है। कैसे बदलती है? कि मान लीजिए इधर हमारा हल है पूर्व में और इधर यदि हमारा स्वर है तो भी हमारे सामने कौन सी संधि हो सकती है? हल संधि हो सकती है। इसी तरह से हमारा पूर्व वर्ण हल है और पर वर्ण यदि हमारा हल है तो भी हमारी कौन सी संधि होगी? हल संधि होती है। तो साथियों, स्वर संधि में केवल पूर्व में भी स्वर होना चाहिए, पर में भी स्वर होना चाहिए, लेकिन हल संधि में ये कंडीशन लागू नहीं होती है। हल संधि में पूर्व में हल होना चाहिए, ये कंडीशन आवश्यक है। पर में स्वर भी हो सकता है और पर में हल भी हो सकता है। उदाहरण से हम देखते हैं कि जैसे वाक प्लस ईशः, हमारे पास एक उदाहरण है वाक प्लस ईशः। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व में हमारा हल है और पर में हमारा जो है स्वर है, तो हल है और इधर स्वर है, फिर भी यहाँ पर हमारी संधि हो जाती है वागीशः। इसको हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि वाक हमारा हल है और वाक के स्थान पर ग एक विकार हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपको रट लेनी है
कि विकार जिसके स्थान पर होता है संधि वही होगी। विकार यदि स्वर के स्थान पर है तो स्वर संधि, विकार यदि व्यंजन के स्थान पर है तो व्यंजन संधि। यहाँ पर ई में कोई विकार नहीं हुआ है, ई केवल जो ग जो विकार हुआ है उसमें इसको हमने मिलाया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हल के बाद में हल आता है तो भी जैसे रामात, या फिर स्तुत्व संधि हम करते हैं तो रामस धन च। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स के स्थान पर हम स करते हैं स्तुहो स्तुनास्तुहु, तो यहाँ पर जैसे बनता है रामस्य। या फिर हम जस्त्व संधि के दूसरे हम सूत्र देखते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं जैसे तत् धन टीका, ष्टुत्व संधि का भेद है, ष्टुत्व संधि का उदाहरण है तत् धन टीका, तो यहाँ पर बनता है तट टीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है। केवल हमें विकार पर ध्यान रखना है कि जो विकार होगा वो व्यंजन के स्थान पर होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो निकाला है व्यंजन संधि। तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। संधि का जो तीसरा भेद था वो था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी सेम यहाँ पर कंडीशन है कि पूर्व में यहाँ पर विसर्ग होगा और पर में यहाँ पर स्वर भी हो सकता है। पूर्व में यहाँ पर विसर्ग होगा और पर में यहाँ पर व्यंजन भी हो सकता है। दोनों ही जगह यहाँ पर हम विसर्ग संधि कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा में मैंने आपको बार बार मैंने रिपीट किया है कि जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो किसके स्थान पर होगा? विसर्ग के स्थान पर होगा। जैसे राम है धन एवदत, राम धन एवदत, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व में विसर्ग है और पर में यहाँ पर स्वर है, अच है, तो भी यहाँ पर जो विकार होगा वो किसके स्थान पर होगा? विसर्ग के स्थान पर। इसीलिए जो इसका नाम है वो है विसर्ग संधि, और हमारे सामने जो रूप निकल कर आता है वो आता है रामो वदत। यहाँ पर आप कहेंगे कि विकार ए के स्थान पर भी हुआ है, जरूर हुआ है। तो विकार हुआ है तो ये स्वर संधि भी है, क्योंकि पहले उत्व संधि होगी, उत्व संधि के बाद में पूर्व रूप संधि होती है, तो यहाँ पर आपको विकार पे ही ध्यान देना है। विसर्ग में भी विकार हुआ है तो विसर्ग संधि भी है, ए में भी विकार हुआ है तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि भी है। लेकिन यहाँ पर विसर्ग संधि के अंतर्गत लिया है तो आपको समझना है कि यहाँ पर विसर्ग में विकार हुआ है, इसलिए इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये जो उदाहरण था वो पहले वाली सिचुएशन के लिए था कि विसर्ग संधि में पूर्व में विसर्ग होगा, ये जरूरी है, पर में वहां पर स्वर भी हो सकता है और वहां पर व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे राम है हसती, राम है धन हसती, तो यहाँ पर वही राम है, विसर्ग है, और बाद में यहाँ पर क्या है? व्यंजन है, हल है। तो इसका जब हम रूप बनाएंगे संयोग करके तो रामो हसती, हसी च जो सूत्र है उससे हम देखते हैं तो रामो हसती। यहाँ पर भी जो विकार है वो किस में हुआ है? विसर्ग में हुआ है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विकार जिसमें होता है वो ही संधि बन जाती है। स्वर में यदि विकार होता है तो स्वर संधि हो जाती है, व्यंजन में यदि विकार होता है तो व्यंजन संधि हो जाती है, और विसर्ग में यदि विकार होता है तो विसर्ग संधि हो जाती है। तो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर क्लियर करी है। तीनों जो संधि के भेद थे उदाहरण सहित तो उनके हमने भेद पढ़े हैं, कारण सहित आपको रीजन बताया है, उसके बाद में जो विकार है उसको हमने क्लियर किया है, उसके बाद में संधि की जो व्युत्पत्ति थी, परिभाषा थी, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई है। अब हम देखते हैं कि संधि से रिलेटेड हमने संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र और एक श्लोक पढ़ा था, वो इससे रिलेटेड है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने, क्योंकि वहां पर एक संज्ञा पढ़ी थी संहिता। कौन सी संज्ञा पढ़ी थी? संहिता। उसका सूत्र पढ़ा था परः सन्निकर्षः संहिता। किसी साथी ने यदि संज्ञा प्रकरण की
जो संज्ञा मैंने अलग अलग वीडियो में पढ़ाई थी वो नहीं देखी है तो वहां भी देख सकते हैं, नहीं देखी है तो इस सूत्र को यहां भी हम समझ सकते हैं। परः सन्निकर्षा संहिता सूत्र में 1, 2 और 3 पद हैं। परः यानी होता है अत्यधिक, वहां पर मैंने वृत्ति भी लिखी थी, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संगस्यात्, उसी को मैं सरल भाषा में लिख रहा हूं। परः यानी अत्यधिक, सन्निकर्षः यानी समीपता, क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है, क्योंकि संज्ञा वही होगी जहां संहिता संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा होने के बाद ही हमें संधि करनी है, इसलिए इस संज्ञा को समझना बहुत आवश्यक है कि संहिता संज्ञा क्या है। तो अत्यधिक समीपता संहिता कहलाती है। इसकी अत्यधिक समीपता वर्णों की, तो वर्णों की जहां पर अत्यधिक समीपता होगी वहीं पर हम संहिता करेंगे और संहिता के बाद संधि होगी। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था, गण धन ईशः, तो यहां पर गण और ईश को हम यदि तुरंत बोलते हैं, गण ईश बिना किसी व्यवधान के तुरंत यदि हम बोलते हैं समीपता के साथ, तभी यहां पर गणेश बनेगा। हमने आधे घंटे पहले गण कह दिया, उसके आधे घंटे बाद यदि हम ईश कह रहे हैं तो यहां पर संहिता नहीं होगी। संहिता का जो विषय है, संहिता की जो परिभाषा है वो है कि अत्यधिक समीपता होनी चाहिए, ऐसे नहीं गैप हो जाएगा तो वहां पर संहिता नहीं होगी। तो संहिता किसे कहते हैं कि वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है, और जहां पर संहिता होगी वहीं हमें संज्ञा करनी है। दूसरा जो बिंदु संहिता के अंतर्गत हमने पढ़ा था वो था श्लोक, और वो श्लोक क्या था कि संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संज्ञा प्रकरण में भी श्लोक को मैंने आपको डिटेल से वहां पर बताया था कि संज्ञा यदि हम पढ़ रहे हैं और संज्ञा प्रकरण में संहिता पढ़ी है और संधि हम पढ़ रहे हैं, तो संधि पढ़ने के साथ साथ संहिता समझना आवश्यक है, क्योंकि संधि के भेद, व्युत्पत्ति और परिभाषा सब हमने पढ़ लिया है, लेकिन संहिता अर्थात संधि कहाँ कहाँ होती है उस चीज की जानकारी देने वाला जो श्लोक है, जो नियम है, वो ये है कि संहिता धन एक, यहाँ भी संधि है कि संहिता एक पदे नित्या, कि यदि एक पद हम बना रहे हैं तो वहां पर संहिता आवश्यक है। जैसे गणेश है तो गण धन ईशः दोनों को जब मिलाएंगे तो एक पद बनता है गणेशः। तो यहाँ पर हम गण और ईश अलग अलग नहीं कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे गणा नाम ईशः, दोनों को पद बनाना पड़ेगा, गणा नाम को अलग पद बनाना पड़ेगा जैसे समास विग्रह में हम पढ़ेंगे, और ईशः को अलग पद बनाना पड़ेगा। लेकिन गण और ईश दोनों को जोड़कर एक पद हम बना रहे हैं तो हम गण ईश नहीं कह सकते, हमें आवश्यक रूप से गणेश ही कहना होगा। तो पहली जो लाइन है वो इसी बात की ओर इशारा करती है कि यदि एक पद का निर्माण हम कर रहे हैं तो वहां पर संधि नित्य होगी। नित्य का अर्थ मैंने बताया था, आवश्यक रूप से ही हमें संधि करनी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते कि हमारी इच्छा है कि गण और ईश हम बोल दें, तो ऐसी हमारी वहां पर इच्छा नहीं चलती। हमें बाधित होकर के, मजबूर होकर के हमें गणेश ही वहां पर लिखना होगा, यदि हमें शुद्ध रूप यदि लिखना है तो। अशुद्ध आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वो मान्य नहीं है। तो संहितेक पदे नित्या, यदि हम एक पद बना रहे हैं तो हमें वहां आवश्यक रूप से संधि करनी है। इसी तरह से हम देखते हैं नित्या धातु उपसर्गयो, कि धातु और उपसर्ग में भी जो संधि है वो नित्य होगी, जो संहिता है वो नित्य होगी। जैसे उप धन अगच्छत, उपधन अगच्छत, तो उप जो है वो एक उपसर्ग है और अगच्छत एक धातु रूप है लंग लकार का, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमें संधि उप अगच्छत हम अलग अलग नहीं कह सकते, आवश्यक रूप से धातु और उपसर्ग में भी हमें संधि करनी ही करनी होती है। तो इसका जो रूप बनता है वो बनता है
उपागच्छत, दीर्घ संधि हमें यहाँ पर करनी ही करनी होगी। तो नित्या का मतलब है कि आवश्यक रूप से हमें करनी है, ये नियम है कि धातु और उपसर्ग में भी हमें संधि करनी है और एक पद में भी हमें संधि करनी है। आगे आते हैं नित्या समासे। तो समास में भी हमने पढ़ा था, इसी हम समास की बात करें, जैसे गणा नाम, कि गणा नाम ईशः, तो यहां पर समास है गण धन ईशः। तो इस तरह से एक, क्योंकि समास में भी हम परिभाषा पढ़ेंगे, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, कि अनेक पदों को मिला करके एक पद बना रहे हैं उसे ही समास कहते हैं। तो इस तरह से समास में भी हमें संधि आवश्यक रूप से करनी होती है, नित्य करनी होती है। तो यहाँ पर भी हम गणेश हमें बनाना आवश्यक है। सा विवक्षाम अपेक्षते, कहाँ पर, वाक्य तु, और यदि वाक्य है तो वक्ता की इच्छा पर है, वो संधि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वहां पर वो स्वतंत्र है। इसका मैंने संज्ञा प्रकरण में उदाहरण बताया था कि रामस्य इच्छा नास्ति, रामस्य इच्छा नास्ति, कि राम की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ए और ई, यहाँ देख सकते हैं ए और ई में हमें नित्य करनी पड़ी थी, यहाँ पर हम रामस्य इच्छा नास्ति भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं रामस्येच्छा नास्ति। दोनों ही यहाँ पर सही हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि वाक्य में नित्य और अनित्य वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वक्ता चाहे तो वहां पर संधि कर भी सकता है, वक्ता चाहे तो वहां पर संधि ना भी करे तो भी हमारा जो वाक्य है वो शुद्ध है। तो आज के इस वीडियो में हमने भूमिका इसीलिए अलग एक पॉइंट लिया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि भूमिका में ही हमारा जो वीडियो है वो कितना बड़ा हो गया है। तो इसी के साथ यदि हम भेद भी लेते हैं तो और ज़्यादा हमारा जो वीडियो है वो बड़ा होता है और देखने में भी वो बोरिंग लगता है। तो आज के वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय, जो दो की प्रत्यय उसमें कै की जो इत संज्ञा है वो कौन से इत संज्ञक सूत्र से हुई है, वो आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब देना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं संधि के प्रथम भेद के साथ। सबसे पहले हम अच संधि पढ़ेंगे, उसके जो भेद हैं वो पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिटेल्स उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।